नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत, पीएम आवास के बाहर धरना देना पड़े तो दिल्ली भी जाएंगे। बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला। कहा, विधायक खरीद फरोख्त टेप कांड के अलावा संजीवनी घोटाले में भी आया नाम। केंद्र सरकार को लेना चाहिए एक्शन। वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मुनाफे पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, आपदा में भी गरीबों से कमा रही मोदी सरकार। रेल मंत्री का पलटवार। देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। सीएम को चिट्ठी लिखकर कहा, यूपी के सरकारी अस्पतालों में बेड की किल्लत। हट छोड़कर पारदर्शी और जनहित वाली नीति पर काम करे सरकार। और उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में। बिहार में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी। वहीं असम के भी ज्यादातर जिले बाढ़ में डूबे। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई यानी सोमवार को सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्हें कांग्रेस के बागी विधायकों पर कार्रवाई करने से 24 जुलाई तक रोका गया था। पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद वो इस मामले की सुनवाई करेगा। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को फैसला आने तक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए विधानसभा स्पीकर के अयोग्यता नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि फिलहाल नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और आगे सुनवाई जारी रहेगी। वहीं राजस्थान के 86 संगठनों और जाने माने लोगों ने सूबे के राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी लिखी है। इन लोगों ने राज्यपाल से संविधान की मर्यादा के मुताबिक काम करने और राज्य में जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। राज्यपाल को पत्र लिखने वालों में अरुणा रॉय, डॉक्टर लाड कुमारी जैन, श्री पीएल मीमरोथ, धर्मचंद खैर, राधाकांत सक्सेना, डीके छगानी, मोहम्मद नाजिमुद्दीन समेत कई जाने माने लोग शामिल हैं। राज्यपाल को लिखे गए पत्र में मांग की गई है कि राज्य में चल रहे राजनीतिक उठापटक को खत्म करने और स्थिरता के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पत्र में मांग की गई है कि सदन के पटल पर बहुमत का परीक्षण हो और सूबे में बहुमत की सरकार स्थापित की जाए। अपनी मांग के समर्थन में इन संगठनों ने संविधान में दिए गए प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। और वहीं राजस्थान में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। बीजेपी नेताओं ने राज्य के सियासी हालात और कोरोना की स्थिति को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मिलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि सीएम गहलोत ने राजभवन के घेराव की बात कहकर धारा 124 का उल्लंघन किया है। मशहूर पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन कल का दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको केवल देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किसी संवैधानिक संस्था का कोई प्रमुख व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड हेड के खिलाफ ये चेतावनी और चुनौती देता है कि अन्यथा 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ये सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान थे और सीधे सीधे आईपीसी की धारा 124 के अंदर जो वर्णित किया गया उस अपराध के दोषी दिखते हैं। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल पर दबाव बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्यपाल पर दबाव बनाना गलत है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि संविधान की प्रक्रिया के तहत ही राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाएं। सदन बुलाने की एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया है और उसको आहूत करने का महामहिम का अपना अधिकार है।
यहाँ ये दृश्य पहली बार नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न था कि जिस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? इन्हीं की सरकार ने जो केंद्र सरकार की एसओपी थी, उसके साथ जो आपदा प्रबंधन का जो कानून बना, उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से पूरे राजस्थान में धरने किए। कैबिनेट अगर अपने कोई प्रस्ताव बनाकर हाउस को कॉल करने के लिए राज्यपाल को अगर देते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं कि वो क्यों बुलाना चाहते हैं हाउस, किसके लिए हाउस की आवश्यकता पड़ी, और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार का तरीका अपनाया वो एक तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने वाला तरीका। वहीं राज्यसभा सांसद और संविधान विशेषज्ञ केटीएस तुलसी ने राजस्थान के सियासी संकट पर कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के दबाव में फैसले ले रहे हैं। जो राज्यपाल का कानूनी संवैधानिक पहलू है वो बहुत निगलेक्ट हो रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे फेडरल स्ट्रक्चर देश का वो इस वक्त बहुत अनसर्टन है। वहीं राजस्थान के सियासी संकट पर पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह ने कहा कि संविधान की 10वीं सूची में संशोधन करने की जरूरत है और सभी पार्टियों को मिलकर संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करना चाहिए। ये सब तो पहले से भी हो रहा है कि स्पीकर जो है वो निष्पक्ष नहीं है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरिम में आप नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए आज इस बार ऐसी कौन सी डिफरेंट सिचुएशन आ गई है, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है जो कि आज हाई कोर्ट 5 जज की जजमेंट को मानने को तैयार नहीं है, 3 जज की सुप्रीम कोर्ट भी 5 जज की जजमेंट को मानने को तैयार नहीं है। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है। इस स्टेज में बिल्कुल इंटरफेयर करने का कोई स्कोप नहीं था। और वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला बोला है। सीएम गहलोत ने आरोप लगाया है कि टेप कांड के बाद अब गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम संजीवनी कांड में सामने आया है। सब कुछ देखने के बाद भी केंद्र सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, जो चिंता का विषय है। सीएम गहलोत ने ट्वीट के साथ पेपर की कटिंग भी शेयर की है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दरअसल राजभवन ने विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर कैबिनेट के प्रस्ताव पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव में बदलाव किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने राजभवन में विधायकों की परेड भी करवाई थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विशेष सत्र बुलाने की बात नहीं मानी तो विधायक धरने पर भी बैठ गए थे। और वहीं राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले विधायक दल की बैठक भी हुई। होटल फेयरमाउंट में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। विधायकों ने फिर हाथ खड़े करके समर्थन जताया। विधायकों ने कहा कि अगर 21 दिन भी होटल में रुकना पड़ा तो वो रुकेंगे। बैठक में राष्ट्रपति भवन जाने का भी मामला उठा। विधायकों ने कहा कि हम राष्ट्रपति भवन भी जाने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी धरना देना पड़ा तो देंगे। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आपदा में भी मुनाफा कमाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश में बीमारी के बादल छाए हैं, बावजूद इसके इंडियन रेलवे मुनाफा कमाने में जुटी है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए ये टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना काल में इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। और वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल राहुल को जवाब दिया और गोयल ने एक ट्वीट में लिखा कि देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। रेलवे ने राज्य सरकारों से ली गई राशि से कहीं अधिक पैसा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया जी के टिकट के पैसे देने के वादे का क्या हुआ। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
लोकतंत्र में लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आपने कहा कि डिफेक्शंस को कोई रोक नहीं सकता है। बार बार कानून में बदलाव आया है, बार बार ये चीजें हुई हैं। जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी ये चीजें भी रहेंगी, लेकिन ये एक रेस है। स्पीकर की भी एक पावर है, उसकी डिस्क्रेशनरी पावर है। अगर वो आज इस्तेमाल करता है तो हम उसे गलत ठहराते हैं सिर्फ इस परसेप्शन पे कि ये स्पीकर कॉम्प्रोमाइज्ड है। स्पीकर इज मोर ईगर देन द पार्टी हिमसेल्फ। दूसरे दिन स्पीकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे भाई आप स्पीकर हो तो पार्टियों को लड़ने दीजिए ना। स्पीकर सीपी जोशी ने तो इस बात को एक बार नहीं कई बार इस बात को कहा कि इट वाज अ सिंपल शो कॉज नोटिस। इट वाज नॉट एन इनोसेंट शो कॉज नोटिस। It is a sinister show cause notice. The contents of the notice indicate what the result will be. देखिए ऑन रिकॉर्ड वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और रक्षा सौदे में दलाली के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली समेत 3 लोगों को दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की सीबीआई अदालत ने रक्षा डील में दलाली के मामले में जया जेटली और उनके तत्कालीन पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल और रिटायर मेजर जनरल एसपी मुरगई को दोषी ठहराया है। साल 2000 में तहलका.com ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इसका खुलासा किया था। तहलका ने इस ऑपरेशन का नाम वेस्ट एंड रखा था। इसी के आधार पर केस दर्ज किया गया था, जिस मामले में सीबीआई ने साल 2006 में जेटली और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि जया जेटली ने 2001 में मुरगई, पचेरवाल और सुरेंद्र कुमार सुरेखा के साथ साजिश में शामिल थी। इन तीनों को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। और आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे। जया जेटली जॉर्ज फर्नांडिस के काफी करीब थी और स्टिंग ऑपरेशन के बाद जॉर्ज फर्नांडिस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही ये भी बता दें कि इसी मामले में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को भी अदालत ने दोषी ठहराया था। दरअसल ये पूरा मामला अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान का है। साल 2001 में अटल की सरकार के वक्त जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे और इसी दौरान तहलका.com ने रक्षा सौदे में दलाली को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। स्टिंग ऑपरेशन में तहलका.com में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते दिखे, जिसमें वो एक एजेंट से 1 लाख रुपए की घूस ले रहे थे। और इसी मामले में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी जया जेटली का नाम भी सामने आया, जिसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा था। साल 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। साल 2012 में अदालत ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को पैसे लेने का दोषी पाया। अदालत ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को 4 साल जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अब जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी जया जेटली समेत 3 और लोगों को दोषी करार दिया है। बढ़ते हैं आगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने मोदी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि आईबीसी और आरबीआई की शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बैड लोन के खिलाफ साल 2014 से चलाई गई मुहिम को धक्का लगेगा और एनपीए की भरपाई करना मुश्किल होगा। सरकार के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 7 जून 2019 की सर्कुलर की वो कई डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी हुई और कई को दिवालियापन अदालतों की कार्रवाई से बचने में मदद मिली। और ये बातें उन्होंने अपनी नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में लिखा है। आपको बता दें कि जब उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तब फरवरी 2018 में आईबीसी सर्कुलर आया था, जिसकी वजह से बैंकों को रीपेमेंट नहीं करने वाले कर्जदारों को तुरंत डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने को मजबूर किया जाना था और कई बड़े डिफॉल्टर्स को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लाया जाना था। लेकिन इस सर्कुलर के बाद ही उर्जित पटेल और मोदी सरकार में अनबन हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने दिसंबर 2018 को गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था।
और वहीं आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर उर्जित पटेल के दावों पर मुहर भी लगा दी। रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि मार्च 2021 तक बैंकों का सकल एनपीए बढ़कर 12.5% हो सकता है। ये मार्च 2020 में 8.5% था, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक अनुपात में शुमार है। बैंकिंग सेक्टर में 2 साल के संकट के कारण इसमें खासी बढ़ोतरी हुई। आरबीआई का कहना है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और बदतर होता है तो ये अनुपात 14.7% तक जा सकता है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया है कि वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनकी रिपोर्ट आई है और वो जनता का इलाज जहां हो रहा है चिरायु अस्पताल में, वहां भी जाने वाले हैं, वहां क्वारंटाइन रहेंगे, वहां उनका उपचार होगा। आप सब जानते हैं कि जनता की दुआएं उनके साथ हैं, विल पावर उनकी बहुत मजबूत है, बहुत जल्दी स्वस्थ होकर वो बाहर आएंगे। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना होने पर बीजेपी नेता लोकेंद्र पराशर ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ठीक होकर जनता के बीच आएंगे और वे इलाज भी वहीं कराएंगे जहां आम जनता का होता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी, आपके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर काफी दुख हुआ। ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बस अफसोस इस बात का है कि जब हम कोरोना को लेकर गंभीर थे तब आप कोरोना को कभी नाटक बताते थे, कभी डरोना बताते थे, कभी सत्ता बचाने का हथियार बताते थे। शायद आप भी इससे संभल कर रहे थे, प्रोटोकॉल, गाइडलाइन और सावधानी का पूरा पालन करते और इसे मजाक में नहीं लेते तो शायद आप इससे आज बचे रहते। खैर, आप जल्द स्वस्थ होकर वापस काम पर लौटेंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नियमों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना का अभी इलाज नहीं है, ना ही वैक्सीन आ पाई है, इससे बचाव में ही सुरक्षा है। सीएम बघेल ने कहा कि मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें। वे सोना खान भवन में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। रायपुर के लोग जागरूक हैं, बचाव के उपायों का पालन कर संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है। मरीजों के लिए अस्पतालों में पर्याप्त बेड हैं। अच्छा है, इसलिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। मास्क है और सैनिटाइज़र है, इसका उपयोग लगातार करते रहना है, क्योंकि अभी तक की कोई वैक्सीन इलाज नहीं हो पाया है और लगातार कोरोना की संख्या देश में बढ़ती जा रही है, तो ये चिंता का विषय है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू और एलजेपी में तनातनी जारी है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खत लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने संसदीय क्षेत्र के एक कोरोना पीड़ित युवक को ढूंढने की मांग की है, जो 6 जुलाई से बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच से लापता है। परिजनों को आशंका है कि कोरोना पॉजिटिव रंजीत की मौत हो गई है और अस्पताल प्रबंधन मौत का आंकड़ा छिपाने के चक्कर में उसके बारे में नहीं बता रहा है। ऐसे में पीड़िता की पत्नी ने चिराग पासवान से मदद मांगी, जिसके बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखकर गुमशुदा रंजीत की तलाश करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के गांव मेड़पार बाजार में एक परिसर में रखी गई 120 गायों में से करीब 50 गायों की मौत हो गई है। इसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। मेड़पार बाजार के सरपंच विनोद धृत लहरे ने बताया कि गांव में गौठान नहीं है, इसीलिए जर्जर पुराने पंचायत भवन में मवेशियों को रखा जा रहा है। वहीं गायों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग पूरी घटना की जांच करेगा। आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने हालात का जायजा लिया। आयोग की टीम घटनास्थल रवाना हो गई है। गायों की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने कहा कि बघेल सरकार गौवंश बचाने का काम कर रही है। गायों की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर के जिस प्रकार से
लोगों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश है। 2 दिन पहले बिलासपुर के शासकीय गौठान में इसी प्रकार की घटना हुई थी, जहां पर गाय की मौत हुई थी। एक तरफ सरकार के द्वारा गोधन योजना को लेकर के ढिंढोरा पीटी जा रही है, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से ये बड़े हादसे हुए हैं, पूरे क्षेत्र में लेकर के इसको आक्रोशित है। इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। कांग्रेस की सरकार तो गोवंश के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, गोधन न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में गोवंश को संरक्षण देने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। हमारी सरकार के राज में इस प्रकार की घटनाएं कदापि भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और दोषी जो भी होगा, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस में शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। शर्जील इमाम पर राजद्रोह के अलावा कई आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट यूएपीए एक्ट के तहत दाखिल की है। पुलिस ने राजद्रोह के साथ साथ आईपीसी की धारा 153 ए, बी, 505 और 13 गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 भी जोड़ा है। चार्जशीट के मुताबिक सीएए के विरोध के नाम पर शर्जील ने उसने खुलेआम दुष्प्रचार किया है। चिकन नेक को जाम किया जाए, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। उसने प्रदर्शन के लोकतांत्रिक तरीकों का भी अपमान किया है। अदालत इस मसले पर में 27 जुलाई को सुनवाई कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र के 2019 विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव संबंधित ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए बीजेपी नेता के स्वामित्व वाली एजेंसी को काम पर रखे जाने के आरोपों पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सफाई दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कंपनी का चयन राज्य सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय ने किया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान ने आरोप लगाया था कि 2019 विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव संबंधित ऑनलाइन विज्ञापनों को जारी करने के लिए महाराष्ट्र सीईओ ने बीजेपी पदाधिकारियों के स्वामित्व वाली विज्ञापन एवं सोशल मीडिया कंपनी को चुना था। इससे पहले आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने एक ट्वीट में यह आरोप लगाया था। साकेत गोखले के ट्वीट में लगाए गए विशिष्ट आरोप के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को तथ्यों के रूप में अंतरिम जवाब भेज दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन में ढील देने के बावजूद अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर नहीं आई है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन में काफी कुछ ढील दिए जाने के बावजूद कल कारखानों में गतिविधियां उनकी क्षमता के अनुरूप शुरू नहीं हो पाई हैं। ऐसे में मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं बढ़ने से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और खुदरा महंगाई 7% से भी ऊपर निकल सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान 5% तक कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने तो चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9.5% की बड़ी गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। उसका कहना है कि कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने के साथ ही कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इससे आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहीं बिहार के 10 जिलों की करीब 10 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश के 10 जिलों यानी कि सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और खगड़िया जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। बिहार में नदियों के उफान पर रहने से बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। हजारों लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ली है और 24 घंटे के दौरान चंपारण, दरभंगा और गोपालगंज में 6 बांधों के टूट जाने से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जगह जगह सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं राज्य सरकार बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का दावा कर रही है। प्रशासन के मुताबिक 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं तेलंगाना में हाल ही में हुई भारी बारिश से कई जिले प्रभावित हुए हैं। भद्राद्री, कोथागुडेम जिले में भी कई झीलें बारिश के पानी से उफान पर आ गई हैं। किन्नरसानी, मलन्ना वगू जैसी कई इलाके एडू, मेलिकाला वागू झीलों की वजह से काफी प्रभावित हुए हैं। साथ ही नदी में काफी पानी आ जाने के कारण गांव के बीच का परिवहन बुरी तरह प्रभावित है। यही नहीं, गुंदला मंडल में मलन्ना वगू झील पर बना अस्थायी पुल भी पानी के बहाव में बह गया है। नदी में पानी भर जाने से इलाके के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और ऐसे ही नरसापुरम टांडा की रहने वाली गर्भवती नुनवत ममता को अस्पताल पहुंचाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी।
उन्हें गुंदला के सरकारी अस्पताल में जाना था। परिवार के सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को कंधों पर उठाया और बहुत कठिनाई के साथ उफनती झील को पार किया। ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में समुद्र की लहरों ने लोगों को खौफजदा कर रखा है। शगुमुगम इलाके में समुद्र की ऊंची लहरों ने काफी तबाही मचाई है। लहरों से जहां तटीय इलाकों को नुकसान हुआ है, वहीं पैरेलल रोड भी टूट गई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।